हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। मैं आईने के सामने खड़ी अपना सरापा देख रही थी और खुद को देखते हुए मेरे चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। शादी के चंद ही दिनों में मुझ पर टूट कर रूप आया था। सच कहते हैं, अगर किसी लड़की का शौहर उसको चाहने वाला हो तो लड़की दिनों दिनों में ही हसीन हो जाती है। मेरा हुस्न भी शौहर की मोहब्बत पाकर खूब निखर गया था। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए मेकअप से खुद को मजीद सजाने संवारने लगी। आज मैंने अपने शौहर की पसंद और फरमाइश पर मैरून कलर का जोड़ा ज़ेबतन किया था। मैंने आईने के सामने मौजूद अपने शौहर को देखा, जो मोहब्बत पाश नजरों से मुझे देख रहे थे। उनकी मोहब्बत की तरफ देखता पाकर मैं मजीद खुद में सिमट गई। मेरे चेहरे पे हया की लाली बिखर गई। मुझे इस तरह शर्माते देखकर मेरे शौहर हंसने लगे थे और जब मैं ज्यादा नर्वस हुई तो उठकर बाहर चले गए। मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। मैं बहुत खुशनसीब थी कि मुझे इतना चाहने वाला शौहर मिला था। चंद दिनों में ही मेरे शौहर ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया था। मेरे शौहर ने मुझे इतनी इज्जत और मान और मोहब्बत दी थी कि मैं 2 दिनों में ही अपने वालिदैन और बहन भाई के बगैर रहने की आदी हो गई थी। मुझे वो दिन याद आया जब शादी को लेकर मेरे दिलो दिमाग में तरह तरह के खदशात पल रहे थे और मैं बुरी तरह खौफजदा थी। न जाने अपने वालिदैन और बहन भाइयों के बगैर कैसे रह सकूंगी और अगले आने वाला मेरे साथ कैसे पेश आएगा। मेरे लेकिन शौहर ने अपनी मोहब्बत से मेरे सारे खदशात दूर कर दिए थे। आज हमारी शादी को चौथा रोज था। मेरे शौहर ने हनीमून का प्लान बनाया था और हनीमून पर जाने से पहले वो मुझे मेरे वालिदैन से मिलवाने ले जा रहे थे, क्योंकि हमारे हनीमून का दौरानिया 2-2.5 महीने से ज्यादा का था और मेरे शौहर को लगता था कि इतना वक्त अपने घर वालों से दूर रहकर मैं उदास हो जाऊंगी। और अपने शौहर की इतनी फिक्र पर मैं निहाल हो गई थी। दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिला था, वरना तो शौहरों के मुतल्लिक मैंने इतनी खौफनाक बातें सुन रखी थी कि मेरी रूह कांप जाती थी और मैं शादी के नाम से ही दूर भागती थी। हमारे अपने खानदान के मर्द हजरात भी कोई खास अच्छे नहीं थे। वो अपनी बीवियों का ख्याल भी रखते थे, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाती तो जलील भी कर देते थे। मुझे ऐसे मर्दों से बहुत नफरत महसूस होती थी, लेकिन अब मैं पुरसुकून थी और अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। यही सोचते सोचते कब मैं तैयार हुई कुछ खबर ही नहीं हुई, और जब बहुत देर गुजर जाने के बाद भी मैं कमरे से बाहर नहीं निकली तो मेरे शौहर खुद ही अंदर आ गए और कहने लगे, और कितना खुद को सजाओगी, तुम तो बगैर मेकअप के भी हसीन दीवी हो। मजीद तैयारी करके साथ खुद को हशर बर्पा कर दोगी। अब बस कर दो और आ जाओ, फिर हमें रात में सफर भी करना है। मेरे शौहर अब भी मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। हालांकि ऐसे मौका पर तो बहुत से मर्दों को मैंने गुस्सा होते हुए देखा है, लेकिन मेरे शौहर को तो जैसा गुस्सा छूकर भी नहीं गुजरा था। मेरे दिल में सुकून की लहर दौड़ती चली गई। फिर मैं अपने शौहर के साथ अपने मैके पहुंच गई। मेरे वालिदैन मुझे खुश देखकर बहुत खुश और मुतमईन थे और अपने दामाद की दिल से इज्जत करने लगे, जिनकी वजह से उनकी बेटी के चेहरे पर इतनी सच्ची और प्यारी मुस्कुराहट सजी थी। मेरी सब कजनें और बहनें मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई। वो मेरे साथ छेड़छाड़ कर रही थी। तभी मैंने इनको बताया कि हमारा आज रात हनीमून पर रवाना होने का प्रोग्राम है और इसीलिए मैं तुम सबसे मिलने आई हूँ। मेरी बात सुनकर कुछ कजन्स तो मुझे दिल से खुश रहने की दुआ दी और कुछ ने रश्क और हसद से मेरी जानिब देखा था, और मैं इन सबसे लापरवाह अपनी मस्ती में मस्त मुस्कुराए जा रही थी। फिर हम वहां से वापस आए और हनीमून के लिए रवाना हो गए। मैं इस नए सफर के लिए बहुत ज्यादा खुश और पुरजोश थी। मुझे शुरू से ही पहाड़ी मकामात की सैर पर जाना बहुत पसंद था। आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो रही थी, मगर आज तो मेरी खुशी दोहरी थी। अपनी पसंदीदा जगहों पर जाना और वो भी अपने शौहर के हमरा, इस सब ने मुझे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। जल्दी हम कागान पहुंच गए। मेरे शौहर ने कागान के एक मशहूर होटल में पहले से बुक करवा रखी थी। हमने वहां पर थोड़ी देर आराम करना था और फिर सैर के लिए निकल गए थे। थोड़ी दूर जाकर मेरे शौहर मुझे वापस होटल में ले आए थे। इतनी जल्दी वापसी पर मैं बहुत हैरान हुई थी। मुझे तो लगा था मेरे शौहर मुझे खूब घुमाएंगे फिर आएंगे। तब मेरी हैरत पर मेरे शौहर ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हें पहाड़ी मकामात की सैर करना बहुत पसंद है और मैं तुम्हें खूब घुमाऊंगा। मैं इसीलिए ज्यादा दिन के लिए लेकर आया हूँ तुम्हें, मगर शुरू के दिन तुम्हें मेरे साथ गुजारने होंगे। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ और तुम्हें इतना प्यार देना चाहता हूँ कि तुम मेरे बगैर रहने का तसव्वुर भी ना कर सको और हमारे ये दिन यादगार रह जाए। वरना तो घर वालों के सामने मैं ठीक से तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर पाता और मेरा तो दिल करता है कि दिन रात तुम्हें अपने सामने रखूं और तुम्हें अपना
इतना आदी बना लूं कि तुम मुझसे दूर रहना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए और तुम अपने घर वालों को भी भूल जाओ। मेरे शौहर मोहब्बत और पुरशौक नजरों से मुझे देखते हुए कह रहे थे और इनकी प्यार भरी बातों पर मैंने शर्मा कर सर झुका लिया। दिन पर लगाकर उड़ते चले गए और 2 माह कैसे पूरे हुए कुछ खबर ही नहीं हुई। वो 2 महीने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। मेरा वापस आने को दिल नहीं कर रहा था, मगर मजबूरी थी। मेरे शौहर के ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो गई थी और इनको अपने ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। मेरे शौहर मुझे घर छोड़कर खुद फौरन ही दूसरे शहर अपने काम करने के लिए चले गए थे। तो अपनी सास की इजाजत से मैंने अपने भाई को बुलवा लिया और अपने मैके वालों से मिलने चली आई। मेरा यहाँ कुछ दिन रहने का प्रोग्राम था और अपनी बहनों कजनों को अपने सफर और गुजरे लम्हात के बारे में बताने के लिए बहुत पुरजोश थी मैं, मगर नहीं जानती थी कि आने वाले लम्हात मेरे लिए कितने तकलीफें साबित होने वाले थे। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां पल भर में राख में बदलने वाली थी। मुझे अपने मैके आए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मेरी बचपन की सहेली मुझसे मिलने चली आई। मैं उसकी इतनी अचानक आमद पर हैरान हुई थी, क्योंकि मैंने अभी तक उसे नहीं बताया था कि मैं हनीमून से वापस आ गई हूँ। मैं हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ अपनी दोस्त को मिल रही थी। मुझे अपनी वो दोस्त बहुत प्यारी थी और हमारे दरमियान हद से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, मगर मेरे बरक्स मेरी दोस्त चुप चुप और परेशान सी थी, और यूं जैसे उसे कोई परेशानी लाक हो। उसके इस तरह खामोश रहने पर मुझे फिक्र होने लगी, तो मैंने उससे पूछा कि तुम चुप चुप क्यों हो, कोई परेशानी की बात है क्या? तो उसने मुझे कमरे में आने को कहा और मैं अपनी दोस्त को लेकर फौरन अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। मेरी दोस्त के चेहरे की संजीदगी बता रही थी कि कोई सीरियस मामला है, इसलिए वो मुझे दरवाजा बंद कर दिया ताकि हमें कोई तंग ना करे। फिर मैंने अपनी दोस्त से पूछा, अब बताओ क्या परेशानी है? ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतनी परेशान और बौखलाई सी हो, और तुम्हें मेरे आने की इत्तला किसने दी? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था कि मैं वापस आ गई हूँ। मेरी बात मेरी दोस्त पहले तो खामोश सुनती रही और मेरा चेहरा तकती रही। फिर मुझे कहने लगी कि मुझे सना, मेरी छोटी बहन ने तुम्हारे आने की इत्तला कर दी थी। मैंने भी सना से कहा था कि जैसे ही तुम वापस आओ तो वो मुझे फौरन मैसेज कर दे। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये कहकर मेरी दोस्त ने रुकी और अपने हाथों से फंसाए वो लफ्जों को जोड़ तोड़ करने लगी, यूं ऐसे जैसे बोलने में मसला हो रहा हो। और फिर उसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो लगाकर मेरी तरफ बढ़ा दी, और जब मेरी नज़र उस वीडियो पर पड़ी तो मेरे तो आसान ही खता हो गए। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, मेरा रंग एकदम से जर्द पड़ गया था, मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे, मेरे जिस्म पर पसीने छूट गए, मेरे हलक मेरी सांस में अटक कर रह गई थी। वो वीडियो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो वीडियो देख लेने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। इस वीडियो की वजह से मैं अपनी बचपन की सहेली से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। शदीद अजियत और तकलीफ ने मेरा हाथा कर रखा था। शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल था। मेरा पूरा वजूद सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए थे। एकदम से मेरी खुशियां शदीद गम और खौफ में बदल गई थी। मेरी दोस्त मेरी कैफियत समझ रही थी, इसलिए उसने मुझे गले से लगाया और खुलकर रोने का मौका दिया। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मैं नहीं जानती थी कि ये सब कैसे और क्यों हुआ, मगर ये नहीं होना चाहिए था। मुझे अब रह रहकर अपने शौहर का ख्याल आ रहा था। अगर इन तक ये बात पहुंच गई तो न जाने क्या होगा, क्या रद्द-ए-अमल देंगे वो। मुझे शदीद खौफ महसूस हो रहा था और अपने आसपास खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हो रही थी। मेरी छठी हिस्स मुझे इशारा दे रही थी कि कोई ना कोई मसला जरूर हो जाएगा। न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी खुशियां आरज़ी हैं और अब कभी भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। ये बात ऐसी थी कि ज़्यादा देर तक छुपी भी नहीं रह सकती थी। कभी ना कभी मेरे शौहर तक भी पहुंच जाती, और मेरे शौहर के अलावा अगर ये घर में किसी तक पहुंच जाती तो, और इससे आगे सोचने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर पा रही थी। रोते रोते मेरी हिचकियां बन गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किसने किया था। इस वीडियो ने तो मेरी जान निकाल के रख दी थी। जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे मेरा दम घुटने लगा था। मुझे लग रहा था कि अभी मेरी सांस टूटेगी और मैं मर जाऊंगी, और इसी वक्त मेरा यही हाल हो रहा था कि मैं मर ही जाऊं। कम से कम आने वाली जिल्लत से तो बच जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी अगर ये बात फैल गई तो मेरी कितनी रुसवाई होगी। क्योंकि वो वीडियो मेरी और मेरे शौहर की हनीमून के वक्त की थी। हमने जिस होटल में क्याम किया था और वो वही कमरा था, और वो वीडियो में मैं और मेरे शौहर दोनों ही एक दूसरे की कुर्बत में मगन थे। जाने वो वीडियो किसने बना ली और ब्लैक वेबसाइट पर डाल दी थी, और वो तो अभी एक ही वीडियो थी। न जाने इस तरह की कितनी वीडियोस थी जो हमारी बन चुकी थी, और हमें इस बात की खबर भी नहीं हुई थी। मैं शरीफ घराने की लड़की थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ इतना जिल्लत भरा खेल खेला जाएगा। रह रहकर मुझे इसी बात का खौफ सताए जा रहा था कि अगर ये वीडियो
मेरे घर वालों तक पहुंच गई तो मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हालांकि इस वीडियो में मेरा और मेरे शौहर का चेहरा वाज़ेह नहीं था। ये तो करीब दोस्त होने की वजह से मेरी दोस्त ने मेरे बाजू पर मौजूद पैदाइशी निशान से मुझे पहचान लिया था, और यही मुझे खौफनाक था कि अगर मेरे और करीबी जानने वालों ने ये वीडियो देख ली तो वो मुझे फौरन पहचान जाएगी। और मेरी फिर दोस्त ने मुझे संभाला और कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी तुम कौन सा गैर मर्द के साथ हो, तुम अपने शौहर के साथ हो ना। माना ये वाकई जिल्लत वाली बात है कि तुम लोगों की प्राइवेट लम्हात की वीडियो बनकर दुनिया में फैल गई है, मगर ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिसने ये घटिया हरकत की है उसको इसके अंजाम तक जरूर पहुंच जाना चाहिए, और जल्दी जितना हो सके ये वीडियो नेट से डिलीट करवाओ। ये इसी होटल के किसी वेटर की शरारत होगी। यकीनन कोई वेटर होगा जो ऐसे घटिया काम करता होगा और अपने होटल में आने वाले शादीशुदा जोड़ों की ऐसी वीडियो बनाकर ब्लैक वेबसाइट पर भेजता होगा। तुम्हें अपने शौहर को इस बारे में जरूर बताना चाहिए ताकि वो इस बारे में कोई एक्शन ले, और अगर तुम होटल और कमरा सब कुछ पहचान गई हो तो तुम्हारा शौहर भी पहचान जाएगा। ऐसे में वो तुम पर शक नहीं कर सकता। मेरी दोस्त की बात ठीक थी। मैं हद से ज्यादा खौफजदा होने की वजह से उलट पुलट सोचे जा रही थी, जबकि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने अपने शौहर को फोन मिलाया, मगर उसका नंबर बिजी जा रहा था। मुझे याद आया कि उसने बताया था कि दूसरे शहर में उसने अपने ऑफिस वर्क के सिलसिले में जाना है, और बहुत मसरूफियत की वजह से वो शायद मेरी कॉल भी ना उठा पाए। अब मुझे अपने शौहर की वापसी का इंतजार करना था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इनके वापस आने पर सारी बात बताऊंगी, मगर ये बात ऐसी थी कि मैं सब्र नहीं कर पा रही थी। तभी मैंने अपने शौहर को मैसेज कर दिया कि जैसे ही फारिग हो मुझे कॉल करे, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। आधे घंटे बाद ही मेरे शौहर की कॉल आ गई थी। वो मेरे लिए फिक्रमंद हो रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आन पड़ी कि मैं इतनी इमरजेंसी में इन्हें मैसेज किया है। तब मैंने रोते हुए अपने शौहर को सारी बात बता दी और साथ ही इनको वीडियो भी सेंड कर दी। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर कुछ देर तक बिल्कुल खामोश हो गए। यकीनन ये भयानक हकीकत जानकर मेरी तरह उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा था। काफी देर खामोश रहने के बाद फिर वो बोले, तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी इस बारे में पता लगा लूंगा कि ये घटिया हरकत किसकी है, किसने हमारी वीडियो बनाकर इस तरह नेट पर डाल दी है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली है। इस पल मेरे शौहर का लहजा बहुत अजीब हो रहा था, मगर मैंने गौर नहीं किया और अपने शौहर को अपनी दोस्त के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर वो चुप से हो गए और फिर मजीद कोई बात नहीं की और कॉल काट दी। अब मैं और मेरी दोस्त दिल ही दिल में दुआ करने लगे कि मेरा शौहर जल्दी से ये मामला हल कर दे और सारी वीडियो नेट से डिलीट करवा दे। मेरी सारी खुशियां हवा हो चुकी थी। मेरे घर वाले मेरी परेशानी को भांप गए थे। तब मैंने बहाना बना दिया कि मेरी दोस्त को एक मसला पेश आ गया और उसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ। मेरे सब घर वाले मेरी दोस्त से मोहब्बत को जानते थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात को फौरन यकीन कर लिया। पाए कमरे में रहती थी। मैं अपने ससुराल में भी वापस नहीं जाना चाहती थी। मुझे डर लग रहा था कहीं उन्होंने मेरी ये वीडियो ना देख ली हो। अब मुझे अपने शौहर की तरफ से भी फिक्र लाक हो रही थी, क्योंकि 2 दिन गुजर गए थे, उन्होंने मुझसे दोबारा राब्ता नहीं किया था, और अगर मैं कॉल करती तो वो कॉल काट देते या फिर मुख्तसर बात करते। मुझे शदीद परेशानी ने आन घेरा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो की वजह से मेरे शौहर का मुझसे दिल बुरा हो गया हो और वो मुझे ही कसूरवार समझ रहे हो। इन सोचों ने मुझे निडाल करके रख दिया था। चंद ही माह में मैं आसमान से जमीन पर गिरी थी। अब जाने आगे मेरे साथ क्या होने वाला था, क्योंकि मुझे अपने शौहर का रवैया बहुत बुरी तरह से खटक रहा था। वो मुझे कॉल नहीं करते, और अगर मैं इन्हें कॉल करती तो वो थोड़ी सी बात करके फिर मसरूफियत का बहाना करके कॉल काट देते थे। अपने शौहर के रवैये ने मुझे पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। इनकी तरह से मैं भी कसूर थी बे। अगर मेरा ये रवैया मेरी समझ से बाहर था उनका, यूं जैसे मैं मुजरिम हूँ और ये सब मेरी वजह से हुआ हो, और शायद दुनिया भर मेरी बेलिबास वीडियो फैल जाने की वजह से अब मेरे शौहर मुझसे दूर भाग रहे थे। यकीनन मेरे साथ रहने का सोचकर ही इनको शर्मिंदगी होती होगी। इन बातों ने मुझे शदीद तकलीफ पहुंचाई थी। फिर इससे पहले कि मेरे साथ कुछ बुरा होता, मैंने इरादा कर लिया था कि मैं खुद को बेकसूर साबित करके रहूंगी। तब मैंने अपनी दोस्त को दोबारा बुलवाया और उससे कहा कि अपने ससुराली इसी रिश्तेदार से मेरी मदद ले जो आर्मी में क्राइम डिपार्टमेंट का हेड था और ऐसे मसलों की चुटकियों में हल कर दिया करता था। ये मसला भी मुझे मेरी दोस्त ने दिया था। उसका कहना था कि वो आदमी बहुत ही ईमानदार, नेक और अच्छा इंसान है। बिना किसी बदनामी के तुम्हारी वीडियो बनाने वाला मुजरिम भी पकड़ा जाएगा और तुम्हारी बदनामी भी नहीं होगी। मगर तब मैंने उसे मना कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि इतनी जिल्लत और शर्मिंदगी वाली बात मैं किसी से कह सकूं। मैंने अपने शौहर को ही बताना मुनासिब समझा, मगर अब मेरे शौहर के रवैये ने मुझे गैर आदमी से मदद लेने पर मजबूर कर दिया। मेरे कहने पर मेरी दोस्त ने अपने इसी रिश्तेदार से राब्ता किया और उसे सारी हकीकत बताई, तो उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि 1-2 दिनों में ही मेरा मुजरिम भी पकड़ा जाएगा और सारी वीडियोस भी डार्क वेबसाइट से डिलीट हो जाएंगी। मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया। अब कम से कम मैं अपनी बेगुनाही का सबूत तो दे सकूंगी
اور ساتھ ہی دل میں اپنے شوہر سے ناراضگی بھی ہو چکی تھی میری۔ یقیناً ساری سچائی جاننے کے بعد اسے شرمندگی ہوگی کہ اس نے میرے ساتھ کیسا رویہ اپنائے رکھا، جبکہ میں بے قصور تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر کو اس سب کی سزا ضرور دوں گی اور اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوں گی، مگر میری یہ خوش فہمیاں شدید تکلیف میں اس وقت بدلی جب اس آرمی آفیسر نے ویڈیو بنانے والا مجرم پکڑ لیا۔ اس مجرم کے بارے میں سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا ہی شوہر تھا۔ اس نے خود ہی میری اور اپنی وہ ویڈیو بنائی تھی اور ویڈیو بنا کر ڈاک ویب سائٹ پر بیچی تھی۔ وہ کافی عرصہ سے یہی کاروبار کر رہا تھا اور مجھ سے پہلے جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ہی کام کر چکا تھا اور کبھی پکڑا نہیں گیا تھا۔ پہلے وہ لڑکیوں کے ساتھ محبت کا کھیل رچا کر ان کے ساتھ وقت گزارتا اور پھر ویڈیو بنا کر مارکیٹ میں بیچ دیتا تھا اور اس کے بعد ان لڑکیوں سے بھی قطع تعلق کر لیتا تھا۔ جانے کب تک وہ لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلتا رہتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کا شوشہ چھوڑا اور بیوی کے نام پر میری بدنصیبی کے دروازے کھل گئے۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ حقیقت میں مجھ سے زیادہ بدنصیب لڑکی کوئی بھی نہیں تھی جس کا شوہر اتنا گھنونا کام کرتا تھا۔ آج مجھے اس کی محبت اور والہانہ پن سمجھ میں آ رہا تھا۔ آج مجھے پتا چلا تھا کہ وہ سیر و تفریح کے زیادہ وقت ہوٹل کے کمرے میں میرے ساتھ قربت کے لمحات کیوں گزارنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے کاروبار کے لیے ڈھیروں ڈھیر ویڈیوز بنا رہا تھا۔ بیوی کے روپ میں مفت کا شکار اس کے ہاتھ آ گیا تھا، جس کے ساتھ جب بھی چاہتا ایسے لمحات کی مووی بنا کر بآسانی مارکیٹ میں بیچ دیتا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ مگر اس کی بری قسمت اس بار وہ پھنس گیا۔ میری بچپن کی سہیلی شروع سے ہی بہت بے باک اور بلیک ویب سائٹ پر جا کر ایسی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھا تھی۔ میں اکثر اسے ٹوکتی تھی کہ وہ یہ گندی چیزیں مت دیکھا کرے، مگر میرے ٹوکنے پر وہ ڈٹائی سے ہنس دیتی۔ کبھی بھی میری بات نہیں مانی تھی اس نے۔ اسے ان ویڈیوز میں بہت مزہ آتا تھا۔ شادی ہو جانے کے بعد بھی اس نے اپنی یہ عادت نہیں چھوڑی تھی، اور جب بھی اس کا شوہر کام کے سلسلے میں مصروف ہوتا تھا تو وہ دماغ فارغ وقت میں یہ ویڈیو دیکھ کر خراب کرتی تھی۔ اور کل تک جو بھی اس کی جس عادت سے بہت زیادہ میں خار کھاتی تھی اور اکثر اس کے ساتھ لڑائی بھی کرتی تھی، آج اس کی اسی عادت نے مجھے رسوا کرنے سے بچا لیا تھا۔ میرے شوہر کا اصلی روپ یقیناً غلیظ میرے سامنے آ گیا تھا، ورنہ تو نہ جانے کب تک میں اس کے ہاتھوں کھلونا بنی رہتی۔ اور اب جب میرا شوہر یہ جان گیا تھا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو وہ مجھ سے سرد رویہ اپنا رکھا تھا، تاکہ خود کو شریف ثابت کر کے سارا ملبہ مجھ پر گرا دے، مجھ سے جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ میں اب اس کے کسی کام کی نہیں رہی تھی اور یقیناً اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں اس کو مجبور کرتی رہتی ہر حال میں ان ویڈیوز کو بنانے والے مجرم کو پکڑے۔ میں صدمے اور تکلیف سے گنگ ہو چکی تھی۔ میرے اپنے ہی محرم نے مجھے بے لباس کر دیا تھا، اس نے میرے ارمانوں کا قتل کیا تھا، میرے جذبوں کا مذاق اڑایا تھا، میری ساری خوشیاں برباد ہو گئی تھی، رو رو کر میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر والوں کے سوالوں کا کیا جواب دوں، ان کو کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میرے گھر والے اگر یہ بات سنتے تو وہ صدمے میں چلے جاتے، لیکن میں کیا کرتی؟ اب میرے پاس اور کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں ان کو سارا سچ بتا دیتی، لیکن میں خود بالکل بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر اپنی دوست کے مشورے پر ہی میں نے اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتا دی۔ یہ سن کر وہ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ ابھی 2 مہینے مشکل ہوئے تھے میری شادی کو اور ایک دم سے میرا گھر برباد ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ بہت پریشان ہو رہے تھے۔ ان کی بیٹی اجڑ کر گھر بیٹھ گئی تھی اور وہ کسی صورت مجھے اس کے ساتھ رہنے نہیں دینا چاہتے تھے، اور میں بھی اس شخص کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھی جو اتنا گرا ہوا گھٹیا انسان تھا، جو اپنی مفاد کی خاطر اور پیسے کی خاطر اپنی بیوی کو بھی استعمال کر گیا۔ اس شخص سے کوئی بعید نہیں تھا کہ آگے چل کر وہ اسی قسم کی حرکتیں کرتا۔ میرے گھر والے مجھے حوصلہ دے رہے تھے، میری ہمت بڑھا رہے تھے، لیکن میں بالکل ٹوٹ کے رہ گئی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں خود کو ختم کر دوں، جو نیکی کی وجہ سے میرے پاس باقی نہیں رہی تھی عزت، لیکن میں اس غلیظ انسان کی وجہ سے حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی، اور سب جانتے تھے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے گھر والے اپنی جگہ خود شرمندہ تھے کہ انہوں نے اچھے طریقے سے چھان بین نہیں کی تھی۔ اگر وہ اچھے طریقے سے چھان بین کرتے تو شاید کوئی سراغ ان کے ہاتھ لگ جانا تھا، اور آج میرا گھر نہیں ٹوٹتا۔ جلدی میرے گھر والوں نے میرے شوہر پر کیس کر دیا۔ میرے سسرال والے بھی اپنے بیٹے کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، اس لیے پہلے تو ہمارے کیس پر بگڑنے لگے اور ہمیں برا بھلا کہنے لگے، مگر جب میرے بھائی اس آرمی افسر کے ساتھ ان کے گھر گئے اور ساری حقیقت بتائی تو شرم سے ان کا بھی سر جھک گیا۔ انہوں نے بھی ہم سے معافی مانگی اور دوسرے شہر میں موجود اپنے بیٹے کے آفس کا پتہ بھی بتا دیا۔ جلدی میرے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا اور ڈاک ویب سائٹ سے میری ویڈیو بھی ہٹ گئی اور مجھے اپنے شوہر سے طلاق بھی مل گئی۔ بظاہر تو میں بے عزت ہونے سے بچ گئی تھی، مگر جو گھاؤ میری روح پر لگے تھے انہیں کوئی نہیں بھر سکتا تھا۔ اب ساری زندگی مجھے انہی زخموں کے ساتھ زندہ رہنا تھا۔ میں پاگل ہونے لگی تھی۔ ہر دیکھنے والی آنکھ ایسے محسوس ہوتی جیسے وہ سب بھی مجھے بے لباس دیکھ چکے ہیں۔ آج مجھے وہی مرد اچھے لگ رہے تھے جو بے شک
اپنی بیویوں کو بات بات پر ڈانٹ دیتے تھے، مگر کم از کم ان کی عزتوں کو نیلام نہیں کرتے تھے، اور ان کے گھر میں ان کی بیویاں محفوظ عزت کے زندگی جی رہی تھیں، جبکہ وہ جائز رشتے میں بندنے کے باوجود بھی شرم اور ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو کر رہے۔